मिडिल ईस्ट में लंबे समय से बना रणनीतिक सस्पेंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चुप्पी अब खत्म होने के मुहाने पर पहुंच चुकी है। कूटनीतिक गलियारों में शांति की अधूरी बातचीत के बीच में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की सैन्य बिसात बिछा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के ताज़ा खुलासे और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आक्रामक नौसैनिक तैनाती से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अब तेहरान के खिलाफ कड़े से कड़े और निर्णायक सैन्य कदम उठाने के मूड में है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सामरिक समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण पूरी तरीके से कस लिया है। सेंट्रल कमांड यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, पुष्टि की कि क्षेत्र में 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इन युद्धपोतों का मुख्य उद्देश्य ईरान के खिलाफ एक अवैध नेवल ब्लॉकेड यानी कि समुद्री नाकेबंदी को सख्ती से लागू करना है। तनाव का मुख्य केंद्र हॉर्मुज की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बना हुआ है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अरब सागर से जोड़ती है। दुनिया के कुल कच्चे तेल और गैस की सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा इसी बेहद संकरे और संवेदनशील समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। सेंटकॉम के अनुसार 9 अगस्त तक नाकेबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉमर्शियल जहाज़ों पर अमेरिकी नौसेना ने सख्त कार्रवाई की है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जहाज़ों को ईरान के प्रभाव वाले इलाके से दूर मोड़ा गया है। जो जहाज़ निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बेकार कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त जहाज़ों की तलाशी लेकर अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया है। अमेरिकी नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत USS रॉस और उसके जैसे दर्जनों अन्य अग्रिम पोत हॉर्मुज के आसपास लगातार गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई ने ईरान की आर्थिक और व्यापारिक जीवन रेखा को पूरी तरीके से थाम दिया है। एक तरफ अमेरिकी सेना हॉर्मुज के रणनीतिक पानी में ईरान का गला घोंट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का रुख इस बात का साफ इशारा है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के चक्कर में समय गंवाने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ सिर्फ आधी अधूरी हाफ हार्टेड बातचीत कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह रवैया उनकी वॉर ऑफ चॉइस रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि यदि ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे पूरी तरीके से नहीं झुकता है तो कूटनीति का रास्ता आधिकारिक तौर पर बंद कर सैन्य शक्ति का अंतिम और विनाशकारी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप की हालिया खामोशी किसी शांति की ओर संकेत नहीं थी, बल्कि यह ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले से पहले का तूफान है। अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी और चौतरफा दबाव के बावजूद तेहरान अपनी अड़ियल नीति पर कायम है। ईरान का दावा है कि वह ओमान की मध्यस्थता से एक समझौते के करीब है, जिसके तहत हॉर्मुज से नए शिपिंग रूट तय किए जा सकते हैं। लेकिन तेहरान ने फिर से अपनी पुरानी और कठोर शर्तें दोहराई हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए, सैन्य धमकियों और नाकेबंदी को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। अमेरिका द्वारा ईरान को आर्थिक नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची ने अमेरिका पर जून में हुए अंतरिम समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। साथ साथ में ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि फिलहाल दोनों देशों के बीच केवल मध्यस्थों के जरिए ही छुटपुट संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। तेहरान का अड़ियल रुख है और ये बहुत बड़ा कारण है कि विनाश के करीब है ईरान। बता आपको ये दें कि तेल के निर्यात पर टिकी ईरानी अर्थव्यवस्था अमेरिकी नौसेना के सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। ट्रंप प्रशासन के हालिया आक्रामक रुख और मिडिल ईस्ट में भारी अमेरिकी सैन्य जमावड़े ने यह साफ कर दिया है कि यदि ईरान ने समय रहते अपने तेवर नहीं बदले तो उस पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की भारी गाज गिरना तय है। कूटनीतिक रास्ते बंद हो चुके हैं, कड़े प्रतिबंध पहले से लागू हैं और अब अमेरिकी युद्धपोतों की गड़गड़ाहट से यह साफ हो गया है कि ट्रंप की शांति का समय खत्म हो चुका है और ईरान एक अभूतपूर्व तबाही के मुहाने पर है। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच में ईरान और अमेरिका का टकराव अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां धमकियां सीधे जमीनी हमले और भीषण कत्लेआम की दी जा रही हैं। ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाही ने अमेरिका को सख्त लहजे में सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी ने ईरान की सरजमी पर कदम रखा है तो उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। ईरान का यह आक्रामक बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के दलदल से बाहर निकलने और मिड टर्म चुनाव से पहले किसी तरीके से मामले को शांत करने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का एक बड़ा और गंभीर पहलू यह है कि हम या कोई भी जिम्मेदार वैश्विक मंच ईरान को की इस तरीके की
अतिवादी, हिंसक और उकसाने वाली बयानबाजी का समर्थन नहीं करता है। बार बार बिना सैन्य क्षमता के अमेरिका को गीदड़ भभके देना ईरान की सोची समझी रणनीति है। इसका मकसद केवल अपने गिरते जनाधार को बचाना और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाना है। ईरान की रणनीति हमेशा से दोहरे रवैये पर टिकी रही है। एक तरफ सेना के जरिए भड़काऊ और खून खराबे वाले बयान दिलवाना, तो दूसरी तरफ बिचौलियों के जरिए कूटनीतिक टेबल पर अपनी शर्तें थोपना। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बयान दिया है कि तेहरान लगातार सीधे वार्ता नहीं कर रहा है और संदेशों का आदान प्रदान केवल ओमान जैसे मध्यस्थ के माध्यम से हो रहा है। ईरान ने न्यूक्लियर डील और युद्ध विराम के नाम पर अमेरिका के सामने अरबों डॉलर के मुआवजे, नौसैनिक नाकेबंदी और इन तमाम प्रकार की शर्तें रखी हुई हैं और इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये युद्ध घरेलू स्तर पर बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बन गया है। अमेरिका में करीब आ रहे चुनाव के बीच में ट्रंप प्रशासन इस टकराव का अंत चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन बिना किसी पूर्ण न्यूक्लियर डील के भी किसी अंतरिम समझौते पर विचार कर रहा है। ट्रंप के इस नरमी और पीछे हटने की कोशिशों को ईरान अपनी कमजोरी समझ बैठा है। जब भी वॉशिंगटन शांति या वार्ता की बात करता है, तेहरान के नेता और सैन्य कमांडर गर्दन काटने और मुंहतोड़ जवाब देने जैसी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ईरान द्वारा बार बार दी जाने वाली ऐसी चेतावनियों को वैश्विक विश्लेषक एक गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। अमेरिका की विशाल सैन्य और तकनीकी क्षमता के आगे ईरान का कोई भी सीधा जमीनी टकराव उसके अपने अस्तित्व के लिए आत्मघाती साबित होगा। अमेरिका और वैश्विक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। ऐसे में एक लंबे युद्ध को झेलना उसकी बस की बात नहीं है। देश के भीतर महंगाई, मानवाधिकार के हनन, शिया सुन्नी कूटनीतिक दरारों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ईरानी शासन हमेशा अमेरिका विरोधी आक्रामक नारों का सहारा लेता है। ईरान का ये सोचना है कि वह गर्दन काटने की धमकियां देकर या हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया के महाशक्ति को ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अगर ईरान वास्तव में अपने देश की जनता और अर्थव्यवस्था की भलाई चाहता है तो उसे गीदड़ भभकियां छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बातचीत के टेबल पर आना ही होगा। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में इजराइल ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देशवासियों की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए स्पष्ट संदेश दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा शांति प्लान को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवादी संगठन हमास के अंतिम हथियार को भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक इजरायली सेना IDF गाजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इजराइल किसी भी कागजी रियायत के बदले अपनी सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि गाजा युद्ध को समाप्त करने के उनके बहुचर्चित प्लान पर इजराइल और हमास के बीच में सहमति बन गई है। इस 15 सूत्रीय दस्तावेज के तहत चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी, हमास का हथियार डालना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अपनी कैबिनेट मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अत्यंत कठोर शब्दों में इस प्रस्ताव को नकार दिया। नेतन्याहू ने साफ किया कि हमास को केवल दिखावटी नहीं बल्कि वास्तविक रूप से पूरी तरीके से निहत्था होना पड़ेगा। भारी तोपखाने और मिसाइलों से लेकर छोटे और हल्के हथियारों तक हमास का एक एक हथियार जब्त करना अनिवार्य शर्त है। जब तक आतंकवादी संरचना का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाता, इजरायली रक्षा बल लगातार कार्रवाई करता रहेगा। गाजा में इजरायल में आगामी 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। नेतन्याहू राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील स्थिति में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद टस से मस इजरायल नहीं हो रहा और सीधे तौर पर चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं कि वो गाजा के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करेगा। परिस्थितियां कुछ भी हों, वॉशिंगटन के साथ बातचीत जरूर जारी है, परंतु शर्त केवल एक है, इजरायल की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। 7 अक्टूबर के जघन्य आतंकवादी हमले के घाव आज भी इजरायल जनमानस में हरे हैं। इजरायल का मुख्य उद्देश्य केवल युद्ध विराम नहीं है, बल्कि उस मानसिकता और सैन्य क्षमता को जड़ से मिटाना है जिसने इजरायली नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत की। हमास ने दशकों तक गाजा के नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हमास पर भरोसा करना या उसके साथ किसी आधी अधूरी प्रक्रिया के तहत इजरायली सेना को वापस बुलाना फिर से 7 अक्टूबर जैसी त्रासदियों को न्योता देना होगा। इसलिए इजरायल गाजा में अपनी आक्रामक नीति पर अडिग है। जब तक हमास के सुरंग नेटवर्क, हथियार डिपो और नेतृत्व को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये अभियान जारी रखेंगे। हालांकि जो प्रस्ताव तमाम चीज़ें यूएस की तरफ से आई, इसको भी इजराइल या नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। हथियार डालने तक गाजा से IDF नहीं हटेगी, ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं इजराइल की तरफ से।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की गंभीर बीमारी और मौत की खबरों के बीच में ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। पश्चिमी देशों के दावों को खारिज करने का प्रयास है ये वीडियो। दरअसल मेहर न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की, और रूसी मीडिया जो RT है उसके द्वारा एक वीडियो मुस्तफा खामनेई का प्रसारित किया गया। इसमें वो सहयोगियों के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये देखिए। हालांकि सार्वजनिक रूप से उनकी अनुपस्थिति और लाइव संबोधन ना देने की वजह से उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संशय और तनाव बना हुआ है। इससे पहले इजरायली मीडिया और खासकर चैनल 14 ने दावा किया था कि मुस्तफा खामनेई की स्थिति बहुत गंभीर है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में ईरानी सूत्रों के हवाले से यहां तक कहा गया था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पंक्ति में उनकी सेहत को लेकर गहरा सन्नाटा है और चिंता है। एक सूत्र ने दावा किया कि यदि उनकी शहादत की खबरें जल्द सामने आ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि मुस्तफा खामनेई ने 28 फरवरी को अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल हमलों में हुई मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली थी। पद संभालने के बाद से ही वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए और उनका पूरा कामकाज केवल लिखित बयानों के माध्यम से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्तफा खामनेई अपने पिता के परिसर यानी कंपाउंड पर हुए शुरुआती हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इन हमलों में उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उन्हें जनता के सामने आने से बचना पड़ा। इजरायली और पश्चिमी एशिया के डर से वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और मध्यस्थों को एक गुप्त नेटवर्क के जरिए ही लगातार निर्देशित कर रहे हैं। हालांकि पेशकियान का भी जो बयान हाल फिलहाल में आया था वो काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट करने वाला था, लेकिन अब वीडियो जारी किया गया है। मुस्तफा 90% तक अक्षम हो चुके हैं, इस प्रकार की बातें भी कही गई। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हमेशा से खामनेई की चोटों को मामूली और सतही बताया था। तेहरान के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और देश के रणनीतिक और सैन्य अभियानों का मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। ये बात लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अंततः जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में चीज़ें आने लगी कि मुस्तफा खामनेई की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वो शायद मर चुके हैं, इस प्रकार की जब बातें आईं तो ईरान ने वीडियो जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट की। एक तरफ जहां वैश्विक मीडिया और अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव पर केंद्रित है, तो वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध खतरनाक रूप ले चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे के रणनीतिक और नागरिक ठिकानों पर रात भर भीषण हमले किए हैं। इस तबाही में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रूसी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स यूक्रेन के विभिन्न शहरों को लगातार निशाना बना रहे हैं। खार्किव के स्लाटविस्क जिले में एक आवासीय अपार्टमेंट ब्लॉक पर रूसी मिसाइल गिरी, कम से कम 2 लोगों की यहां मौत हुई, 13 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन के रणनीतिक ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा में दर्जनों मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए और बंदरगाह के ईंधन डिपो को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी सेना ने सीमावर्ती रूसी इलाकों में लंबी दूरी के ड्रोन से जबरदस्त हमला किया। बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण 5 लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में एक 4 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। बेलगोरोड के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले में 29 अपार्टमेंट ब्लॉक, 5 निजी घर, प्रशासनिक इमारतें और व्यावसायिक ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए हैं। शहर के मेयर एंड्री ने पुष्टि की है कि गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन का मलबा 2 कंपनियों और निजी संपत्तियों पर गिरा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने रात भर 153 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन की रक्षा प्रणाली इस तरीके से बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का हवा में ही मार गिराने के लिए यूक्रेन के पास में केवल अमेरिका निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एकमात्र सहारा बचा हुआ है। लेकिन अमेरिका का मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ता तनाव और पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी, ये तमाम चीज़ें यूक्रेन के लिए संकट सा है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो रूसी हमलों को यूक्रेन किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएगा और लगातार हमला रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर करता रहेगा। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज और रसद केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस और सप्लाई चेन नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया था यूक्रेन के द्वारा, लेकिन रूस के पास वो तमाम संसाधन मौजूद हैं जिससे वो यूक्रेनी जो हथियार हैं उनको हवा में ही मारकर गिरा देता है, लेकिन यूक्रेन ऐसा करने में अभी सक्षम नहीं है।